हेलो एवरीवन। यह वीडियो क्लास 10th बायोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर लिस्ट, जैवप्रक्रम, उसके बाद पोषण, पोषण के प्रकार, स्वपोषण और परपोषण के प्रकार, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, अमीबा, पेरिमीशियम पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 में मनुष्य का पाचन तंत्र से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 नहीं देखें उसे प्लेलिस्ट से ढूंढकर आप लोग देख लीजिए। पार्ट 2 में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र में आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल क्या होता है? तो आहार नाल का डिफिनेशन यहाँ पे आपके बुक में 2 जगह दिया हुआ है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु होते हैं उसमें भोजन के पाचन के लिए कुछ विशेष अंग होता है। उसी विशेष अंग को हम लोग आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के बाद आपको हमें पढ़ना है पाचन ग्रंथि। आहार नाल से संबंधित कुछ पाचन ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचन रस स्रावित करते हैं। आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथियां होती है पाचन ग्रंथियां होती है जिससे क्या निकलता है? तो पाचन रस निकलता है। यह भोजन को पचाने में सहायक होगा। ठीक, अब देखिए, अब सबसे पहले आपने देखा आहार नाल, पाचन ग्रंथि। अब देखिए, अब आपको देखना है पाचन तंत्र। तो जो पाचन तंत्र जो है अभी आपने देखा आहार नाल और पाचन ग्रंथि, तो इन दोनों का सम्मिलित रूप है। ठीक, आहार नाल और पाचन ग्रंथि का सम्मिलित रूप को ही हम लोग पाचन तंत्र कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो आहार नाल, इससे संबंधित पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल, इससे संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसे हम अगर शॉर्ट में हम लोग बोले तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में कौन कौन? आहार नाल और पाचन ग्रंथियां आएगी। अब देखिए, फिर से मनुष्य का आहार नाल को फिर से यहाँ पे परिभाषित किया गया है। मनुष्य के आहार नाल से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य का आहार नाल क्या है? यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। देखिए, आहार नाल जो है एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर। यह कहाँ से शुरू होता है? तो जब हम लोग मुख में भोजन डालते हैं तो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला हुआ होता है आपका आहार नाल। आहार नाल के विभिन्न भागों की रचना तथा उसके कार्य निम्नलिखित है। अब हम लोग देखेंगे आहार नाल के विभिन्न भागों और उसके कार्य। तो आहार नाल के विभिन्न भागों में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले मुख से। तो सबसे पहला आपका आहार नाल में आपका आएगा मुख, जिसे हम लोग बोलेंगे मुख गुहा। तो मुख गुहा क्या होता है? मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है। सबसे पहला भाग आहार नल का मुख गुहा। यह ऊपरी तथा निचले जबड़ा से घिरा होता है। ऊपरी तथा निचला जबड़ा से मुख गुहा घिरा हुआ था। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांस ओठ मासल ओठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ और दांत होता है। हमारे मुख में जीभ और दांत होते हैं। लार ग्रंथियां भी होती है। तो अभी आपके बुक में जीभ और दांत बताया गया है। तो जीभ और दांत के बारे में अभी इसके बाद बताएगा। तो अब देखिए, अब आपके बारे अब आपको जीव के बारे में पढ़ना है। जीव क्या होता है? तो मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मसल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। आगे वाला तो जो जीव का जो आगे वाला सिरा जो रहता है वह स्वतंत्र रहता है और पीछे वाला जो सिरा रहता है वह जुड़ा रहता है। ठीक है। जीव की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुरत होते हैं। हमारे जीव के ऊपर बहुत छोटे छोटे अंकुरन होते हैं जिसे हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं। और इसी स्वाद कलिका से हमें भोजन का स्वाद मालूम चलता है। इन्हीं स्वाद कलिया यहाँ पे हम हैं। इन्हीं स्वाद कलिया के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खरा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीव अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है और जीव की ही सहायता से हम लोग भोजन को निगल सकते हैं। और इसके बाद जीव में कहाँ पे मीठा, कहाँ पे तीता, कहाँ पे कड़वा अनुभव होता है, यह आपको कंपटीशन में पढ़ना है। अभी क्लास 10th में आपको सिर्फ बेसिक ही जानना है। इतना ही आप जाने, आपका एग्जाम में एक प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, अब आपको जानना है मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली
जबड़े पर दांत व्यवस्थित होता है। हाँ, मुंह गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ा में दांत अवस्थित रहता है। अब हमें हम दांत के बारे में जानना है। क्या जानना है? जीभ के बारे में आपने देख लिया, अब हमें दांत के बारे में जानना है। दांत क्या है? तो प्रत्येक दांत जबड़े से मसूड़े से जुड़ा होता है। अब देखिए, दांत के बारे में हमने जाना कि मसूड़े से जबड़े में जुड़ा हुआ था। अब आपको दांत के जड़ के बारे में जानना होता है। तो जो मसूड़े में धंसा रहता है उसे हम लोग जड़ बोलते हैं। ठीक है, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे जड़, तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। दांत के वह भाग जो मसूड़ा में धंसा हो, जड़, और ऊपर जो निकला हो उसे हम लोग सिर या शिखर कहते हैं। उसके बाद इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा थोड़ा सा इसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका है मुख, यह है ट्रेगिया, यह है आपका ट्रेगिया। यहीं पे जो या सर्कल लाइक दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं उपस्थिति के बने अपूर्ण वाले। ये आपका है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होता है? लार ग्रंथि से लार का स्रावन होता है। ठीक है, लार ग्रंथि का नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है ग्रसनली, यह है डायफ्राम, डायफ्राम। उसके बाद ये आपका है यकृत, प्लीहा, पीत की थैली, अग्नाशय जिसे इंग्लिश में हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं, छोटी आंत, आपका छोटी आंत। एक क्लोन देने की कोई जरूरत नहीं थी, बड़ी आंत नहीं दिया। ये आपका है बड़ी आंत, ये आपका है बड़ी आंत। ये जो अंदर जो दिखा रहा है ये सब छोटी आंत, और ये बाहर वाला जो दिखा ये रहे ये आपका है बड़ी आंत। बड़ी आंत का ही पार्ट है क्लोन। अच्छा, अपेंडिक्स, इसका कोई यूज नहीं है अपेंडिक्स। और ये आपका रेक्टम। अब देखिए दांत में जो हम लोग पढ़ रहे थे, दांत के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। इसके ऊपर दंतस्थिस्थ या डेंटाइम होती है। दांत के ऊपर डेंटाइम की परत होती है। डेंटाइम होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार होता है। यानी दांत क्या चीज़ से तैयार हो रहा है? यहाँ पे आपको पढ़ना है डेंटाइम से। यह हड्डी से अधिक करीब तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइम जो होता है हड्डी से अधिक करी होती है तथा पीले रंग का होता है। डेंटाइम के ऊपर, अब डेंटाइम के भी ऊपर, दांत तो आपका बना डेंटाइम से, और डेंटाइम के ऊपर एक और परत दिखा रहा है। इस परत का नाम है इनामेल। इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत की सुरक्षा देता है। उसके बाद दांत की कुल संख्या आपका है 32। दांतों की कुल संख्या कितना है? एक वयस्क मनुष्य में मुंह गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत आपका 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसे याद करें तो PM याद कर सकते हैं, प्री इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंडिया चाइना PM, ICPM, इसको याद करने का तरीका इंडिया चाइना PM, इंडिया चाइना PM। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंडिया चाइना PM। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में अगर आपको याद करना होगा तो देखिए मैं टिक लगाऊंगा। कर्तनक, वेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। फिर से कर्तनक, वेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। फिर से कर्तनक, वेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इंग्लिश में इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांत के कितने प्रकार? 4। याद करने का तरीका इंडिया चाइना PM। आई से इंडिया से इंसिजर, चाइना से केनाइन, P से प्रीमोलर, और M से मोलर। ठीक है, यहां से देखते हैं अब हम लोग मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी, हम लोगों के मुख गुहा में लार ग्रंथि 3 जोड़ी। अच्छा, लार ग्रंथि क्या? जिससे लार निकलता हो, इस जिससे लार निकलता हो। यह कितने प्रकार के दिया गया है? 3 जोड़ी। ठीक, तो पहला का नाम है पैरोटिक ग्रंथि। देखिए टिक लगाता हूं, पैरोटिक, सब मेंडुबल, सबलिंगुअल। फिर से पैरोटिक, सब मेंडुबल, सबलिंगुअल। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। पहला का नाम पैरोटिक, दूसरा का नाम सब मेंडुबल, और लास्ट का नाम सबलिंगुअल, सब मेंडुबल, सबलिंगुअल। उसके बाद अच्छा, लार से क्या होता है? तो लार में एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। यह भोजन को चिकना भी बनाता है और पचाने में, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करता है। अब हम लोग देखेंगे ग्रसनी। क्या देखेंगे जी? ग्रसनी। अब ठीक जो हम लोग का जो मुख है उसके ठीक नीचे ग्रसनी,
जो गला है जहाँ पे साउंड बॉक्स रहता है, जहाँ से आपका आवाज़ निकलता है, वहीं पे है, इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रसनी। तो ग्रसनी, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें दो छिद्र होते हैं, यहाँ पे दो छिद्र, कौन कौन? निगल द्वार और कंठ द्वार। कौन कौन? निगल द्वार और कंठ द्वार। अब इसके बारे में और हम अगर आगे जाने तो देखिए, कंठ द्वार में जब हम कंठ द्वार को और थोड़ा सा पढ़ते हैं, कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिक्स कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक ढक्कन का टाइप का एपिग्लोटिक्स होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो यह जाके उसको ढक देता है, जिससे जिससे यह भोजन कंठ द्वार में प्रवेश ना करे। अब देखिए, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रसनी के बाद ग्रास नली। ये ग्रास नली क्या होता है? उसके नीचे वाला पाइप। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रस नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिस्तलन या फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे क्रामाकुंचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्रामाकुंचन क्या होता है? यहाँ पे डायग्राम में तो दिखाया गया था क्रामाकुंचन। नहीं, हाँ, यही जो हम लोग जो भोजन जब ग्रहण करते हैं तो कहीं पे फूल जाता है, कहीं पे पिचिक जाता है, इसी विधि को हम लोग बोलते हैं क्रामाकुंचन विधि। क्या बोलते हैं? क्रामाकुंचन विधि। अब देखिए, ग्रसनी से भोजन, जब ग्रसनी से आपका भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय में। इसी अमाशय को हम लोग पेट बोलते हैं। अब आपका भोजन चला गया पेट में। फिर से एक बार हम लोग इस चीज को ध्यान दें तो सबसे पहले मुख में भोजन था, उसके बाद गया ग्रसनी, उसके बाद ग्रसनी, और उसके बाद ग्रास नली। ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली। ग्रास नली में किस विधि से? क्रामाकुंचन विधि से। किस विधि से? फिर से अगर हम दिखाएं, देखिए आप फिर से देखिए, सबसे पहले आपका उसके वाले पहले वाले पीडीएफ में आपका भोजन सबसे पहले कहाँ था? मुख गुहा में। सबसे पहले आपका मुंह गुहा में। मुंह गुहा के बाद भोजन आपका कहाँ गया? मुंह गुहा के आपके बाद भोजन गया ग्रसनी में। मुख में जो जो हमको पढ़ना था वो हमने उससे पढ़ा। उसके बाद आपका भोजन गया कहाँ पे? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद कहाँ गया? ग्रासनली में। ग्रासनली से आगे की ओर किस विधि से गया? था क्रामाकुंचन विधि। क्रामाकुंचन विधि से अब भोजन कहाँ पहुंचा? अमाशय में। कहाँ पहुंचा जी? अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टमक। और हिंदी में क्या, और आप अपने सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? पेट। अमाशय क्या है? तो अमाशय के बारे में अब हम लोग देखते हैं। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। यह एक थैला जैसा रचना है, बेग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें किसी सामान को रखा जाता है, उसी प्रकार इसमें भोजन आके स्टोर होता है। फिर से, अमाशय क्या है? यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक, इसके तीन भाग। अमाशय के कितने भाग? तीन भाग। कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। सीपीएफ। कौन जी? सीपीएफ। तेल एक प्रकार का होता है सीपीएफ, और इसमें क्या पाया जाएगा? तो याद कर लीजिएगा, सीपीएफ। अमाशय के कितने भाग? तीन। पेट के हमारे कितने भाग? तीन। कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। अमाशय में और आगे आप देखिएगा, ये वाला फुंडिक यहाँ पे दिखाया। अब देखिए, अमाशय में अमाशय ग्रंथि पाया जाता है, जिसे जठर अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। अब देखिए, जठर ग्रंथि की जठर ग्रंथि की कोशिका तीन प्रकार की होती है। जठर ग्रंथि की जो कोशिका होती है तीन प्रकार की होती है। अच्छा, जठर जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। कौन सा रस? जठर रस। जठर रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका पाया जाता है। ठीक। अब देखिए, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है। पेप्सिन जो है यह प्रोटीन पर कार्य करता है, कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो क्या करता है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन पर कार्य कर कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्रावन होता है। हमारे आमाशय में जठर रस का स्रावन लगभग 3 लीटर, प्रतिदिन 3 लीटर होता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्रावन होता है।
यहाँ पे भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाते हैं। भोजन अब अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे कायम कहते हैं। जब भोजन आपका लेई की तरह हो जाता है, लेई की तरह, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कायम। और यही भोजन और जब पच जाएगा और लेई की तरह हो जाएगा, उसे तब जाएगा हम लोग बोलेंगे चाइम। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका भोजन छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। नाम है छोटी, लेकिन सबसे लंबी भाग है। छोटी आंत, क्वेश्चन पूछेगा आहार नल की सबसे लंबी भाग का नाम बताइए, तो छोटी आंत। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार संरचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ पे हो जाता है, तो आपका छोटी आंत में ही हो जाता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। क्यों? शाकाहारी जंतु में वो क्योंकि घास उस खाता है और घास में सेलुलोज पाया जाता है, जिससे वह उसको पचाने के लिए उसकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई और ज़्यादा होना चाहिए। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। अब छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। इसको याद करने का तरीका, डीजे। शादी ब्याह में डीजे होता है ना, डीजे आई आया। शादी ब्याह में क्या आया? डीजे आई। डीजे आई। तो इसको डेडुनम जेजुनम इलियम, इंग्लिश में अगर याद कीजिएगा तो डेडुनम जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम। इंग्लिश में याद कीजिएगा, डी से डेडुनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम। डी जे आई, डी से डेडुनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम। यकृत के बारे में, यकृत क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। इसका वजन 1.5 kg के आसपास में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। इसका वजन 1.5 kg होता है। जो उदर के जो उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में अवस्थित है। यकृत कोशिका से पीत का स्रावन होता है। यकृत से ही आपका पीत का स्रावन होता है। क्वेश्चन पूछेगा पीत का स्रावन कहाँ से होता है, तो यकृत से। पीत का स्रावन यकृत से होता है। और यह पिताशय में जाकर स्टोर होता है। कहाँ पे आपका स्टोर होता है? पिताशय में। अब आपसे पूछ दे पीत क्या होता है, तो पीत के लिए, पीत गाढ़ा एवं हल्का रंग का क्षारीय द्रव है। पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का, सॉरी यहाँ पे हम हल्का पढ़ दिए, हरा रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पीत के निम्नलिखित 2 प्रमुख कार्य है। इस कार्य को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, लंबा वीडियो बन रहा है। अग्नाशय, इसको आप लोग खुद से भी बुक से पढ़ सकते हैं। भारतीय भवन बुक का ही आपको कराया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। अग्नाशय, अग्नाशय को इंग्लिश में हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं। यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतिनुमा संरचना होता है। अमाशय क्या है? अग्नाशय क्या है? अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है। पीले रंग का एक ग्रंथि है जो अग्नाशय कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अग्नाशय क्या है, तो अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाता है। देखिए अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। इस तरह से इसको आपको याद करना पड़ेगा। और इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं LAT, LAT, FAFCP, LAT, लेट। तो एल से लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और इधर से आप लोग इसको याद कीजिएगा, दाल प्रोटीन पाया जाता है, भात कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मुर्गा फैट पाया जाता है। दाल भात मुर्गा, दाल भात मुर्गा, दाल भात मुर्गा। इधर से आपको ऐसे चलना है, इधर से आपको ऐसे चलना है। तो देखिए इसको याद कैसे हम करेंगे, तो LAT याद करेंगे, तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, दाल प्रोटीन, भात कार्बोहाइड्रेट, मुर्गा, मुर्गा इस तरह से फैट। तो ट्रिप्सिन पर काम कौन कर प्रोटीन पर काम कौन करता है? ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट पर काम कौन करता है? एमाइलेज। और फैट पर काम कौन करता है आपका लाइपेज। यानी दाल को यानी प्रोटीन को कौन पाया जाएगा, पचाएगा? ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट भात को कौन पचाएगा? एमाइलेज। जबकि फैट वसा को कौन पचाएगा? तो लाइपेज। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, आंत ग्रंथिया, छोटी आंत की दीवारों में कई ग्रंथियां होती है। इसका श्रावण आंतरस या सक्कस एटेरिकस कहलाता है।
यहाँ पे देखिए, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणु में बदल जाते हैं। यानी छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ पे हो जाता है, तो छोटी आंत में। तो यहाँ पे अब यही भोजन काइम जो था आपका और तरल अवस्था में हो जाएगा, अब चाइम कहलाएगा। बड़ी आंत, छोटी आंत आहार नाल के आगे भाग बड़ी आंत में खुलती है। अब छोटी आंत आगे चल के कहाँ खुलेगा, तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत दो भागों में बांटा गया, यहाँ पे आपके पास बड़ी आंत को दो भागों में बांटा गया है, कोलोम कोलोन रेक्टम और सीकम। कोलोन कोलोन को ही नाम दिया है रेक्टम, और सीकम हम लोग पढ़ते हैं कोलोन रेक्टम सीकम। तो इसके कुछ हम लोग पढ़े हैं बड़ी आंत के तीन भाग, कोलोन रेक्टम और सीकम। यहाँ पे दिया है कोलोन के दो भाग, कोलोन कोलोन को ही दूसरा नाम दिया है रेक्टम और सीकम। उसके बाद भोजन पच जाता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उस जो हानिकारक वेस्ट मटेरियल होता है उसे मल द्वार के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट में लिख कर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो की जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, जो भी सब्जेक्ट की ज़रूरत हो, उससे आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, और आपको प्लेलिस्ट में आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।